नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं एस्से राइटिंग फॉर जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इनमें से किसी भी जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इसके कोर्सेज हमारे यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करिए और कोर्सेज को एक्सेस कीजिए। कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आज का जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया है, एक ओवरऑल जेनरिक टॉपिक होगा जिसमें हम एक एस्से राइटिंग देखेंगे। एस्से राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। 500 वर्ड तक का एस्से हमें वहाँ लिखना होता है और ये आपको एक अच्छे मार्क्स लाने में भी बहुत हेल्प करता है। आप एक अच्छा एस्से लिख के आते हैं तो मार्किंग ऑब्वियसली आपकी बढ़ जाती है, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कि एक अच्छा एस्से कैसे लिखा जाता है। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत सुना सुना सा लग रहा है, बहुत जगह सुना हुआ है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये 18वीं सेंचुरी की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कोट है। जब पहली बार उन्होंने कहा कि जस्टिस अगर डिले हो जाए तो जस्टिस डिनाई मानी जाएगी। जब मैं आपसे कहता हूँ ये टॉपिक जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मैक्सिम जब मैं बोलता हूँ तो कुछ ऐसी पिक्चर आपके दिमाग में आती होगी जो आपको हालिया कोर्ट बयां करती होगी कि क्या हमारे कोर्ट्स की या हमारे जुडिशियल सिस्टम की स्थिति है। बिल्कुल उसी स्थिति पे आज हमें इस एस्से में फोकस करना है। देखो यहाँ पे एक टर्म लिख के छोड़ दिया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब ऐसे एस्सेज हमेशा आपको फोर्स करते हैं या फिर कहें आपको पुश करते हैं कि क्लैरिटी या फिर जो क्लियर पिक्चर है आपके जुडिशियल सिस्टम की उसको दिखाने की, और हमें यहाँ यही करना है। रीसेंट केसेस की हेल्प से, रीसेंट सिनेरियोज की हेल्प से, एग्जाम्पल्स की हेल्प से, एनेक्डोट की हेल्प से हमें अपने जुडिशियल सिस्टम को दिखाना है, दर्शाना है कि उसकी क्या स्थिति है, जुडिशियल सिस्टम को फेस करने वाले लोगों की क्या व्यथा है। साथ ही साथ कोई भी एस्से सिर्फ वन साइडेड नहीं होना चाहिए, एस्से सॉल्यूशन बेस्ड भी होना चाहिए। याद रखिएगा, एस्से एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच होती है। अगर आप वहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं दे के आएंगे तो फिर आपके पेपर करेक्शन करने वाले ये समझेंगे कि ये सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन नहीं है तो फिर कैसे जुडिशरी में ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जो भी सीन है। तो जब मैं टॉपिक की बात करता हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हमें सबसे पहले एक एस्से को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करना है। इस एस्से में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ बॉडी, और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन फेस होता है आपके एस्से का। इंट्रोडक्शन वो 50 वर्ड का एक सेटअप हो सकता है, एक राइटअप हो सकता है, जो एग्जामिनर को ये बता दे कि हाँ, ये बच्चा जो है प्रॉब्लम को समझ गया है, ये एकदम सही तरीके से लिखने जा रहा है। तो एक इंट्रोडक्शन इतना कैची होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही कंफ्यूज हैं तो एग्जामिनर शायद आगे आपका इससे पढ़ेगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इंट्रोडक्शन पे अच्छा फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और वही इंट्रोडक्शन के साथ है। मैं आपको जी इंट्रोडक्शन लिखने की तरीका या टेक्निक बताऊं। एक इंट्रोडक्शन को हम 2 अलग तरीके से लिख सकते हैं, वैसे तो बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 इंपॉर्टेंट तरीकों की बात करेंगे। पहला होता है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है एक शॉर्ट स्टोरी, 50 वर्ड की वो शॉर्ट स्टोरी जो पूरा का पूरा आपका एस्से का स्टेटमेंट डिफाइन कर दे वन गो में, ठीक है, बिना किसी इफ एंड बट के। दूसरा होता है कि आप डायरेक्टली उस मैक्सिम को समझा के स्टार्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब 2 सेकंड का पॉज लीजिएगा, 2 मिनट का पॉज लीजिएगा और सोचिएगा, जब ये मैं मैक्सिम यूज करता हूँ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपके मन में क्या आता है, ऐसी कौन सी पिक्चर आती है कोर्ट की। आप लोग कोर्ट गए होंगे, आपने देखा है कोर्ट में क्या हाल है। एक ए पर्सन है, उसे 20 साल लग गए जस्टिस लेने में। अगर मैं आपसे बात करूं उपहार सिनेमा केस की, उपहार सिनेमा केस में आज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के आसपास होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि जस्टिस जो है वो नहीं मिल पाई है लोगों को ठीक से जैसे मिलनी चाहिए थी। बहुत सारे रेप विक्टिम के केसेस, रेप्स के केसेस आते हैं। जैसे मैं आपको एक फेमस केस बताऊं, भावरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक ऐसा केस था 1991-92, जिसके बाद विशाखा गाइडलाइंस लिखी गई। 96 में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया विशाखा गाइडलाइंस होनी चाहिए, वर्क प्लेस पे वुमेन की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भावरी देवी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो भावरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस हाईकोर्ट तक ही रह गया, उसके बाद कभी आगे नहीं बढ़ पाया। और आज 30 साल के बाद भी भावरी देवी कम से कम एटलीस्ट जस्टिस के लिए फाइट मार रही हैं, जस्टिस के लिए फाइट कर रही हैं, ठीक है। तो ये है सिनेरियो कि अगर जस्टिस 30 साल बाद भी नहीं मिली तो उसका मतलब
जस्टिस अगर डिले हो गई है और अभी तक नहीं मिली है, इसका मतलब डिनायल है जस्टिस का, जस्टिस दी ही नहीं गई कभी। तो इसी बात पे, इसी चीज़ पे हमें एक एनेक्डोट राइटिंग करनी है। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारे तथ्य बताए, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताए, केसेस बताए, जिनको आप एक एनेक्डोट में लिख सकते हैं। आप इस तरह से एक एनेक्डोट शुरू कर सकते हैं, हालिया बयां करके कि ये हाल है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। तो ऐसे में हम कैसे कह दें कि जस्टिस मिलेगी? जैसे यहाँ पे मैंने एक एनेक्डोट लिखा, एक शॉर्ट स्टोरी लिखी कि 20 साल लग गए एक जस्टिस मिलने में, है ना। सबॉर्डिनेट कोर्ट से एक केस चलता है और 20वें साल वो जाके सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचता है। आप सोचिए जो उस केस को लड़ रहा होगा उसके ऊपर कितना इनॉर्मस प्रेशर होगा। प्रेशर मेंटल होगा, प्रेशर फिजिकल होगा, प्रेशर फाइनेंशियल होगा। फाइनेंशियल बर्डन अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन है। तो लिटिगेशन की कॉस्ट कई जनरेशंस झेल रही है। पिताजी ने, दादाजी के टाइम का केस था, पोता जो है उस केस को लड़ रहा है। तो लिटिगेशन कॉस्ट जनरेशन तक जा रही है। लिटिगेशन का जो टेन्योर है वो जनरेशंस देख रही हैं। अब ये 20 साल में कोई फ्री तो हुआ नहीं होगा, इनॉर्मस कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन सोचिए कितना होगा। तो ऐसे में अगर इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है किसी भी केस के सॉल्व होने का कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से केस चलता है और 20वें 21वें साल में वो हाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, अभी क्लियर नहीं हुआ है या फिर जस्टिस मिल भी गई है, तो 20 साल बाद अगर किसी को जस्टिस मिली तो क्या मिली? तो यही बात है, ये सिम्टोमेटिक है। ये बात इस बात के सिम्टम्स देते हैं कि हमारी जुडिशरी इनएफिशिएंट है, इनएफेक्टिव है। हमें इस बात पे बिल्कुल गौर करके लिखना है कि हाँ बिल्कुल है। और 20 साल बाद भी अगर आप किसी को जस्टिस नहीं दे पाए तो वो जस्टिस डिले नहीं है, वो जस्टिस डिनाइड है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप इस मैक्सिम को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन के लिए देखो आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट किसने बोला है। ग्लैडस्टोन ने बोला था। ग्लैडस्टोन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1880s में कभी कहा कि जस्टिस जो डिले हो जाती है वो जस्टिस डिनाई हो जाती है। आइडिया फिर वही है कि आपको हाईलाइट करना है कि आपके जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत लंबा समय लेता है केस को सॉल्व करने में। और इतने लंबे समय में अगर केस सॉल्व हो भी जाए, पहले तो होता नहीं है, ठीक से नहीं होता, तो उसमें सबसे बड़ी बात है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो बहुत इंपैक्ट होता है। तो देखिए नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल तो जुडिशरी का बेडरॉक है, फाउंडेशन स्टोन है। इसके बिना तो जुडिशरी काम नहीं कर सकती या काम नहीं करती। अगर जुडिशरी नेचुरल जस्टिस नहीं इंश्योर कर पा रही है तो फिर कैसी जस्टिस है? अगर जो जस्टिस नेचुरल नहीं है, जस्टिस मिल नहीं रही है, तो फिर वो जुडिशरी किस काम की? तो बहुत सारी जनरेशन लग जाती है राइट एक्शन राइट डिसीजन आने में। और ऐसे जो डिलेज हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप को भी खराब करते हैं। हम कहते हैं जुडिशरी थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी की। अब थर्ड पिलर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी? ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये 50 से 80 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना। अभी हमें प्रॉब्लम भी बतानी है, रूट कॉज भी बताना है और सॉल्यूशंस भी बताने हैं। तो अब आगे हम चलेंगे, एक टर्म में ये बता देंगे अगले 20 से 25 वर्ड्स में कि जस्टिस एक्चुअली होता क्या है, एक जस्टिस क्या है एग्जैक्टली। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बात करता है टर्म जस्टिस की तो उसका क्या तात्पर्य है। अगर आपको प्लेटो के बारे में पता हो तो प्लेटो ने एक कार्डिनल वैल्यू बोला था ह्यूमन लाइफ की, वो है जस्टिस। प्लेटो कहता है बिना जस्टिस के कोई भी लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, थ्राइव नहीं कर सकती। तो प्लेटो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि जस्टिस जो है प्लेटो की कार्डिनल वैल्यू में से एक है। प्लेटो जब भी बात करता था वो कहता है कि ह्यूमन जो है सिर्फ जस्टिस के लिए स्ट्राइव करते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, उनके साथ जस्टिस हो। वो ये देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन कैपेसिटी का इवोल्यूशन तभी होगा जब एक जस्टिस या एक जस्ट सिस्टम होगा। ऐसा प्लेटो ने कहा था 300 BC में। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात वो तब कह गए थे जो आज भी हमारे कोर्ट्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें इसी बात पे फोकस करना है कि जस्टिस जो है वो शील्ड ऑफ इनोसेंस भी है और गार्जियन ऑफ सिविल राइट्स भी है। अगर जस्टिस नहीं होगी तो फंडामेंटल राइट्स किस काम के? जस्टिस नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज किस काम की? क्योंकि अल्टीमेटली जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो जस्टिस होने के बाद ही इंश्योर होता है कि भैया हाँ उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव आपको जस्टिस का देना जरूरी है कि कैसे हमारी प्रियम्बल में जस्टिस को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। हमारे प्रियम्बल में जस्टिस को एक बहुत अच्छी जगह पे रखा गया और बार बार फोकस किया जा रहा है कि सारे फंडामेंटल राइट्स का जो फाइनल कल्मिनेशन हो वो इक्वालिटी और जस्टिस में हो। इक्वालिटी होगी तो जस्टिस जो है अपने आप होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट गोल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब इंटरमीडिएट गोल्स हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो भैया जस्टिस ही है। जस्टिस मिलेगा तभी चीजें जो हैं आगे बढ़ेंगी, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू जो है वो आपको दिख पाएगी।
अब नेक्स्ट हमें फोकस करना है रूट कॉज क्या है भारत में, क्या रीजन है कि जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रही। क्या कोर्ट्स चाहते नहीं है, कोर्ट्स की मंशा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट्स बिल्कुल चाहते हैं, जुडिशरी बिल्कुल चाहती है जस्टिस मिले, लेकिन जुडिशरी भी असमर्थ है। जुडिशरी बार बार ये बात लिखती भी है, बताती भी है कि हम भी किसी चीज़ों में असमर्थ हैं। सबसे पहली बात आप देखेंगे कि रिसेंटली प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है वो यहाँ पे आई है। अब इसमें रिसेंटली एक डेटा आता है 2021 का, अप्रैल 15 2021 का डेटा आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 68,000 लमसम केसेस पेंडिंग हैं, 57 लाख केसेस आपके हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और लगभग 4 करोड़ 3.81 करोड़ केसेस जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो इस डेटा के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, इस डेटा का बिल्कुल यूटिलाइजेशन कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना डेटा है। अभी रिसेंटली राज्यसभा में भी 2021 में जब लॉ मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि क्या पेंडेंसी है केसेस की, तो उन्होंने भी इसी डेटा को बताया कि देखो इतना ज़्यादा डेटा जो है जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2020 की बात है ये। तो अब यही बातें हो जाती है कि पेंडेंसी जो है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको तो सब जानते हैं। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? पेंडेंसी अकेला एक प्रॉब्लम नहीं है, पेंडेंसी की भी कुछ इश्यूज है, मतलब पेंडेंसी भी किन्हीं इश्यूज की वजह से आया है। तो सबसे पहले अब हमें यह बताना है कि क्यों डिले है जुडिशियल डिलीवरी में। तो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स के थ्रू आप चीज़ों को आप अपने नोट्स जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहले करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, ये हम जानते हैं, सब जानते हैं। लैक ऑफ स्टाफ है, ये बहुत बड़ा है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 20 जजेस हैं। वहीं अगर आप डेवलप कंट्रीज चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज चले जाएं, तो एवरेज 300 से 400 आता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप देखेंगे 600-700 आता है पर मिलियन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 मिलियन पॉपुलेशन 10 लाख लोगों के लिए 20 जजेस अवेलेबल, 19.5 का कुछ प्रॉपर नंबर है, राउंड ऑफ करके 20 जजेस हैं। 87.5% केसेस जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो यानी प्रॉब्लम जो है वो सबऑर्डिनेट केस कोर्ट से ही शुरू हो जाती है। अब ये समझिए कि जहाँ पहला फर्स्ट लाइन ऑफ अपील है, अगर वहीं प्रॉब्लम है तो फिर जस्टिस तो कभी नहीं मिलेगी। तो शायद एक बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम है। अगर हम अम्बेडकर की बात करें तो अम्बेडकर कहते थे कि जस्ट सोसाइटी इंडिया तभी बन पाएगा जब हर किसी को उसका हक मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप पहला केस फाइल करने जा रहे हैं, आप पहले ही पड़ाव पे खड़े हैं, पहली सीढ़ी पे आप फंस चुके हैं, तो फिर कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो यही बात है कि 87.5% पेंडिंग केसेस जो हैं वो लोअर कोर्ट से ही शुरू हो जाते हैं, मतलब वहीं पे पड़े हुए हैं अभी 87.5। इसका मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास लोअर जुडिशरी स्टाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग 2-2, 3-3 साल में एग्जाम्स निकालते हैं, 2-2 साल रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लोअर जुडिशरी स्टाफ जो कि स्टेट हाई कोर्ट के अंडर आता है, उसके पास प्रॉपर सबसे पहली बात स्टाफ नहीं है। स्टाफ है तो ट्रेंड नहीं है, जुडिशियल स्टाफ नहीं है। सबऑर्डिनेट स्टाफ तो कहा जाता है, बिल्कुल नहीं है। सबऑर्डिनेट स्टाफ की अपनी एक अलग ही कमी है। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लॉयर्स को लेके। लॉयर्स जो हैं उनके पास कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया हुआ, अपने हिसाब से काम करते हैं, स्ट्राइक्स करते रहते हैं। बहुत हफ्ते कोर्ट जो है नहीं चलते। छोटे छोटे कोर्ट्स आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जगह जगह पे एक हफ्ता स्ट्राइक पड़ी हुई है, लॉयर आए नहीं, उन्होंने किसी भी मैटर को लेके स्ट्राइक कर दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी स्ट्राइक के चलते जो एक गरीब आदमी है, जो एक ऐसा पर्सन है जो जस्टिस के लिए धक्के खा रहा है, उसकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये कहा जाता है कि जजेस के साथ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में कोई लीगल एक्सपर्टीज़ नहीं होता, उन्होंने वो केसेस हैंडल नहीं किए होते, बहुत पेचीदा केसेस होते हैं उनके लिए। तो इस तरह से बार जो है या फिर बेंच जो है वो इस तरह से केसेस को आप समझिए पूल इन करे, या जजेस को पूल इन करे और अकॉर्डिंगली केसेस को हैंडल किया जाए। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिले क्यों है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से कई बार पूछा गया कि क्या स्पीडी ट्रायल को हम कॉन्स्टिट्यूशन में फिट कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ बताना है कि क्यों हम बात कर रहे हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड की। अगर मैं आपसे बात करूं हुसैन आरा खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979, इस केस में क्लियरली बोला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल कोर्ट ये कहता है कि स्पीडी जस्ट ट्रायल जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। मतलब जस्टिस तो डिनाई कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप फंडामेंटल राइट का भी डिनाइल कर रहे हो, उस पर्सन को फंडामेंटल राइट भी नहीं मिल रहा। कोर्ट ने कहा अगर आप आर्टिकल 21 में जाएंगे तो स्पीडी ट्रायल का राइट जो है मेरा वो इक्विवेलेंट टू मेरा राइट टू लाइफ है। अगर मुझे स्पीडी ट्रायल नहीं मिला, मेरा केस जो है टाइम से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, ठीक है, समय से मुझे न्याय नहीं मिला, तो फिर इसका मतलब मेरा राइट टू लाइफ का भी हनन हुआ है। तो साथ ही साथ आप एक बेसिक राइट टू लाइफ का भी हनन कर रहे हो अगर आप जुडिशियल सिस्टम जो है टाइमली जस्टिस को डिलीवर नहीं कर रहे।
इसी के बाद पूछा भी गया था कि AR एंतुले केस में कि अच्छा फिर ये बताइए क्या कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ज़रूर दी थी कि कैसे हमें स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। कोर्ट ने बताया कि सबॉर्डिनेट केसेस को जल्दी से ख़त्म करो, सबॉर्डिनेट स्टाफ को बढ़ाओ, ठीक है, फ्री लीगल एड लेके आओ पुअर के लिए। हमने देखा इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के साथ फ्री लीगल एड को ऐड किया। वो फ्री लीगल एड की बात यहाँ की गई कि फ्री लीगल एड को इंश्योर किया जाए। नालसार आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको लुक आफ्टर करती है। तो इसके बाद एक टाइम लिमिट की बात बोली गई, क्या टाइम लिमिट भी सेट कर दिया जाए केसेस का, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोले केस टू केस बेसिस पर जजेस को ही डिसाइड करने दो कि कितने समय में एक केस डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। हम कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं बना सकते कि आप 10 दिन में केस को डिस्पोज ऑफ कर दो, 5 दिन में केस को डिस्पोज ऑफ कर दो। ये डिस्क्रिशन है कोर्ट के जजेस का। लेकिन हम ये कहेंगे कि डिस्क्रिशन लगाते समय कोर्ट के जजेस अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करें और लाइकवाइज केसेस में टाइम लिमिट के साथ खुद को एक टाइम बाउंड मैनर में केस डिलीवरी में लग जाए। इसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आपको दिखेंगे जो CRPC में मेंशन है, जो बात करते हैं स्पीडी ट्रायल की। अगर हम बात करें सेक्शन 151 क्लॉज 1 ऑफ CRPC, सेक्शन 173 क्लॉज 1 ऑफ CRPC, दोनों सेक्शन यही कहते हैं कि लॉ ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो FIR होने के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दे। वो इस पूरे के पूरे केस को लिंगर ऑन नहीं करें, कोई डिले नहीं करें। दे शुड अवॉइड डिले इन इन्वेस्टिगेशन। इसी के अलावा एक आप रीसेंट अमेंडमेंट को देखेंगे 173(1)(a ऑफ CRPC, जहाँ ये बोला गया था कि अगर कोई भी रेप का केस आता है तो 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करके कोर्ट को चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाए, इससे जस्टिस में डिले नहीं होगा। हमने निर्भया का केस देखा, 2013 में केस होने के बाद, पुख्ता सबूत होने के बाद भी 7 साल लगे इन सारे के सारे रेपिस्ट को हैंग टिल डेथ करने में। तो ये आप सिस्टम देख रहे हैं, एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें ऑलरेडी सब कुछ पता था, इतना ज़्यादा मास मूवमेंट हो गया था, इतना ज़्यादा मास प्रेशर था, फिर भी जुडिशरी को 7 साल लगे इस केस को डिस्पोज ऑफ करने में। प्रियदर्शनी मट्टू केस अगर आप देखेंगे, जैसिका लाल केस आप देखेंगे, जैसिका लाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, आप ये केसेस देखेंगे, तो ये सारे केसेस में डिस्पाइट ऑफ बीइंग द हाई प्रोफाइल केसेस इट टुक ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स। जुडिशरी को 8 से 10 साल लग गए इन केसेस को रिजॉल्व करने में। तो आप इन केसेस को सॉल्व करने में और जुडिशरी को ये जस्टिस देने में इतना समय लग गया विक्टिम को, तो आप समझिए कि अगर हाई प्रोफाइल केसेस में विक्टिम को 8-8 साल में जस्टिस मिल रही है, तो जो लो प्रोफाइल या नो प्रोफाइल केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे। तो वही केसेस 20-20, 30-30 साल कोर्ट में पड़े रहते हैं। जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको भावरी देवी का केस बताया, भावरी देवी इतना हाई प्रोफाइल केस हो जाने के बाद भी अभी तक भावरी देवी को जस्टिस नहीं मिली और ये लगभग 30वां साल होने को आ रहा है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे आप इस तरह के केसेस जो हैं मेंशन कीजिए, करंट केसेस आप उठाइए, मेंशन कीजिए। न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स से जो भी रिसेंट आपको जुडिशरी से रिगार्डिंग इस तरह का कोई केस दिखे या कोई भी ऐसा इंसिडेंट दिखे तो उसको भी मेंशन कीजिए। करंट अफेयर्स जोड़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करके देता है। अच्छा, ये तो हो गई, हमने बता दिया क्या कमियाँ हैं, ठीक है। तो आपके पास अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं, तो इन सॉल्यूशंस को हम थोड़ा एक प्रॉपर क्रमबद्ध तरीके से आप कह सकते हैं, इन अ वेरी प्रॉपर मैनर आप इनको प्रेजेंट करेंगे। ये रैंडम नहीं होने चाहिए सॉल्यूशंस हमेशा लास्ट में आने चाहिए। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो एक 4A अप्रोच हम हमेशा जुडिशरी जैसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा सोशो इकोनॉमिक टॉपिक है, आप वहाँ पे 4A अप्रोच हैंडी रखिए, एकदम उसको लिख दीजिए। पहली बात है अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस, हमें काम करना होगा अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस पे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे कि कैसे जस्टिस को अवेलेबल कराना है। एक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, काफ़ी लंबे समय से लॉ कमीशंस भी इसको रिकमेंड कर चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस बना देनी चाहिए देश भर में। अब आप समझिए कोई पर्सन है केरला के किसी गांव में रहता है और उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो आप समझिए उसको वहाँ से उसको 3000 किलोमीटर ट्रैवल करके आना होता है अपनी कोर्ट की हियरिंग के लिए। ऐसे में अगर वो पर्सन पुअर है, बहुत गरीब है, तो फिर प्रॉब्लम उसकी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। ये देखा गया है कि हाई कोर्ट, बहुत सारे लोग तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ही केस को परस्यू नहीं करते, विक्टिम्स केस को परस्यू नहीं करते, फिर कुछ हाई कोर्ट पहुंचते हैं विक्टिम्स, उसके बाद परस्यू नहीं करते, और उसमें से बहुत कम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन और डिस्टेंस जो है उस जगह से सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी बढ़ जाता है। तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की 4 या 5 बेंचेस बना दे सकते हैं आप। एक जो प्राइम सीट है, जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की, वो दिल्ली में बैठेगी। एक बेंच आपकी चंडीगढ़ बैठ सकती है, एक नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकती है,
एक साउथ में बैठ सकती है, ईस्ट और वेस्ट जोन्स में बैठ सकती है। तो इस तरह से जोनल डिवीजन हो जाना चाहिए। इससे अवेलेबिलिटी ऑफ जस्टिस जो है वो ईजी हो जाएगी। फिर अवेलेबिलिटी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी अपने आप आ जाती है। अगर आप अवेलेबल कराएंगे तो कोर्ट्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। अफोर्डेबिलिटी के लिए नालसार भी कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, और इंदिरा गांधी ने भी अमेंडमेंट करके बात बता दिया था कि फ्री लीगल एड एक फंडामेंटल, एक डीपीएसपी होनी चाहिए, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए, और साथ ही साथ समय के साथ साथ इसे आप फंडामेंटल राइट भी बनाइए। तो नालसार ने इस चीज़ को किया है। नालसार के थ्रू आप देख रहे हैं कि फ्री लीगल एड जो है वो देश भर में बांटी जाती है, लोगों को फ्री लीगल एड दी जाती है। बहुत सारे एनजीओज इसके पीछे काम करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी टाइम टू टाइम फंड्स देते रहते हैं इस तरह के लीगल एड्स में। और उसके बाद अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जुडिशियल सिस्टम की अवेयरनेस। जैसे लोगों को लगता है कि जुडिशरी में सब करप्ट है, एक गलत नोशन बना हुआ है जुडिशरी को लेके कि नहीं कोर्ट कचहरी में तो सिर्फ चक्कर ही लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए। लीगल जो फिनोलॉजी जो है आप कहेंगे एक तरह से, वो लोगों के लिए एक्सेसिबल जब हो जाएगी तो लोग अपने आप उसमें ट्रस्ट लेके आएंगे, और जब ट्रस्ट ले आएंगे तो लोग कोर्ट जाने से घबराएंगे नहीं। इसी दौरान लास्ट ईयर ही जस्टिस एम रमन्ना जब सेकेंड इन लाइन थे, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट 2020 को अनवील किया था। उन्होंने कहा था कि ये नालसार का, आप देखेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा का एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो देश भर में सस्ती लीगल एड या फ्री लीगल एड, नो कॉस्ट लीगल एड दे। तो उन्होंने कहा था एक मिशन एक्सेस जस्टिस टू ऑल ये होना चाहिए, इसके लिए विजन 2020 जैसी चीज़ें रखी गई थी। अब फाइनली अगर मैं आपसे रिफॉर्म्स की बात करूं, जहां पे आप फाइनल कल्मिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ये पेनल्टीमेट पैराग्राफ होगा। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा। पेनल्टीमेट पैरा ये कहेगा कि कोर्ट को की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, डिसेंट्रलाइज जुडिशियल सिस्टम करने हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करने हैं, लोक अदालत को बढ़ाना है, जिससे क्या होगा मेन कोर्ट्स पे बर्डन जो है कम होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केसेस चले जाएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे कहा गया था पॉक्सो रिलेटेड केसेस अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, 2019 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक डायरेक्टिव दिया कि अगर देश भर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पॉक्सो के केसेस यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस अगर 100 से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ एक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। रेप के लिए हमेशा से कहा जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए, ई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए केसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा डेडिकेटेड एंड ट्रेंड कैडर होना चाहिए, ई कोर्ट्स होना चाहिए, ई समन्स होने चाहिए, डिजिटल फाइलिंग 24/7 होनी चाहिए, जो हाईटेक कोर्ट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स का मैकेनिज्म है वो होना चाहिए। अभी 4 दिन पहले की बात है आप देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 घंटे की नॉन स्टॉप एक सिटिंग चलाई, बेंच बैठी 12 घंटे, 3 जज की बेंच बैठी, और लगभग 12 से 13 घंटे में उन्होंने 80 केसेस को डिस्पोज ऑफ किया एक सिंगल डे में। तो देखो ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं ये अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, जुडिशरी को ऐसा करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी कॉशन आ जाता है। कॉशन ये आ जाता है कि इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में आप किसी को ठीक से जस्टिस ना दे पाए। तो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। नो डाउट जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया, वो बहुत अच्छा स्टेप है, और कोर्ट्स को करना चाहिए। टाइम कम है, कोविड का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी समर हॉलीडेज का टाइम चल रहा है जुडिशरी का, और ऐसे में केसेस जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ई कोर्ट्स को लगाना ज़रूरी है। देखो ई कोर्ट्स बेनिफिशियल हैं। पहले हेजिटेंट थे हम लोग कि ई कोर्ट्स काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कोविड के इरा में देखा कि गुजरात हाई कोर्ट कैसे अपनी पूरे के पूरे डे रूटीन को जूम पे लाइव दिखाता था। आप यूट्यूब के चैनल पर उसको देख पाते थे। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी अगर हो जाती है जस्टिस की, तो जस्टिस में ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह की बातें हम बताएंगे, और सॉल्यूशंस में हम दे देंगे कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ई कोर्ट्स का और कंप्यूटराइजेशन तो नेसेसरी है ही है। ई समन्स भी भेजे जाने चाहिए, जैसे व्हाट्सएप समन है, ई समन है, ये सब नेसेसरी हो गए हैं। और 24/7 डिजिटल केस फाइलिंग होनी चाहिए कोर्ट्स में। आप घर बैठे 24 घंटे 7 दिन आप कोर्ट में केस फाइल कर सकें। ये नहीं कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा इतनी दूर तभी आप केस फाइल कर पाएंगे। तो कोई दूर भी है कोर्ट से, लेटेस्ट से कोई पर्सन रहता नोएडा में है, अगर यूपी जुरिसडिक्शन की मैं बात करूं, और केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसको ट्रैवल ना करना पड़े लखनऊ बेंच या इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो अपने यहाँ से बैठ के ही एटलीस्ट केस फाइल करके डेट ले ले। तो इससे क्या होगा कि जो जस्टिस है उसके लिए बेटर हो जाएगी, एक्सेसिबल हो जाएगी, एटलीस्ट वो प्रोसेस में आ जाएगा,
उसके कुछ चक्कर जो हैं कोर्ट के वो कम लगेंगे। तो इस तरह से हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं और इस तरह से एग्जांपल्स जो देखो करंट अफेयर्स में आपसे कह रहा हूँ, बात है 19 मई 2021 की, तो इस तरह के करंट अफेयर्स बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करो क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करके देंगे। फाइनली हमें सॉल्यूशन के बाद एक कंक्लूजन पे आना है। कंक्लूजन विजनरी होना चाहिए। कंक्लूजन को हम फिर से किसी कोट से किसी कोटेशन से कर सकते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग की हम बात करें, उन्होंने कहा इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो जस्टिस डिनाइड इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनजस्टिस। अगर हम बात करते हैं न्यू इंडिया 2022 की, हम बात करते हैं इंडिया सुपर पावर बनाने की, हम बात करते हैं 2024 के भारत की, हम बात करते हैं 2030 के भारत की, हम बात करते हैं 2047 के एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की, कुछ भी आप इसमें ले सकते हो, कोई भी ऐसा कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन विजनरी होना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द डेफिशिएंसी जो जुडिशरी सिस्टम में है, अगर हम सॉल्यूशंस को ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जस्टिस जो है वो डिलेड नहीं होगी। जस्टिस विल बी एन एक्सेसिबल फीचर फॉर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। इस तरह से आप इसको एंड नोट पे ख़त्म कर सकते हो और एक पॉजिटिव नोट पे बात छोड़ सकते हो कि बिल्कुल हमारे जुडिशियल सिस्टम में चीज़ें खराब हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करें, हम इन डिसीजंस को, इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करें तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेटर हो जाएंगी। इंडिया विल बी ऑन इट्स ग्लोरी टू सक्सेस। ठीक है, विल बी एबल टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या चेरिश ड्रीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इस तरह से हम एंड नोट करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो जेन्युइनली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह के जुडिशरी के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। फिर से मेरी अपील आपसे यही है कि जितने भी हम जुडिशरी के कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं, अगर आप इनमें से किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसे एक्सेस करें और अपना कोर्स बाय करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।